नमस्कार श्रोताओं, हर व्यक्ति की ये खुशी होती है, एक सपना होता है कि उसका एक प्यारा सा आशियाना हो। उसकी गाढ़ी कमाई में से इतनी तो कमाई हो जाए कि वो एक अदद घर ले सके जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। जी हाँ, जब कुछ कमाई इकट्ठी हो जाती है तो लोग ज़मीन तलाशते हैं, सोचते हैं कि एक सुंदर सा घर लें, लेकिन कई बार कुछ दिक्कतें आती हैं कि आखिर जो ज़मीन ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं उसका वेरिफिकेशन कैसे करें। जो ज़मीन लेने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो हमारी ही होगी, उस पर कोई अगला दावेदार नहीं होगा। आज हम ज़मीन या फिर फ्लैट रजिस्ट्रेशन कराते समय किन बातों को ध्यान में रखें, इसी पर खास चर्चा करेंगे। और खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रयागराज के जाने माने एडवोकेट हैं रमेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नेहा जी। जो भी लोग मकान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं सोचते हैं कि भाई एक ज़मीन देखी जाए, तो जब ज़मीन देखने के लिए जाते हैं रमेश जी, तो किन बातों को ध्यान में रखें ताकि एक सही ज़मीन देख सकें अपने लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ज़मीन का जो रजिस्ट्रीकरण हो कानून के हिसाब से ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें उसको ओनरशिप प्राप्त होती है जी। और निश्चित रूप से इसमें सभ्यता के हमारे विकास के साथ साथ तमाम कानूनी संरक्षण दिए गए जिसके आधार पर जो क्रेता हैं उनके हितों का पूरी तरह से संरक्षण हो और उनके साथ किसी तरह की ठगी और कानून के द्वारा जो भी ज़मीनें हैं उनका ये ना हो कि बाद में वो नुकसान उठाना पड़े। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, खास तौर से ज़मीन जो आप परचेज करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो हमें जो ख्याल रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि जो अमुक ज़मीन अमुक फ्लैट हम खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में कम से कम 4-5 कानून वर्तमान में हैं जो उन पर लागू होते हैं। जी। और उन कानूनों के बारे में मैं मोटा मोटा थोड़ा सा जी, आपको ज़रूर बता दूंगा जो ज़रूर। उपयोगी है। पहला तो ये होता है कि जब आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसमें खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश बारे में अपने को कंसंट्रेट करूंगा। ये जनरल लॉ तो पूरे इंडिया में एक ही है, जी जी। लेकिन फिर भी अलग अलग स्टेट में कुछ अपने लोकल उनके स्थानीय कानून में फेरबदल परिवर्तन। है। जी जी। तो हमारा पूरी बातचीत का केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश ही रहेगा। जी। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण ये होता है कि जिस व्यक्ति से हम ज़मीन खरीद रहे हैं वो एक्चुअल में उसका ओनर है कि नहीं ये हम जान लें। बिल्कुल। इसको जानने के लिए अगर सपोज दैट कि हम कोई मकान के लिए लैंड खरीद रहे हैं, फ्लैट नहीं लैंड, तो उसमें डिमार्केशन हम पहले करवा लें। वहाँ जा कर के जहाँ भी वो ज़मीन जिस तहसील में स्थित है उस तहसील में एक एप्लीकेशन दे करके उस ज़मीन का सबसे पहले हमको डिमार्केशन करवा लेना चाहिए। डिमार्केशन से दो फ़ायदा होता है कि ऑन रिकॉर्ड किसकी ज़मीन है वो खतौनी के माध्यम से आपको दिख जाएगी। दूसरा, ज़मीन में कब्जा मौके पे कई बार होता है कि रिकॉर्ड पे नाम किसी का और का है बिल्कुल। और कब्जा किसी और का। तो जब आप डिमार्केशन कराएंगे तो ये बातें सरेआम हो जाएंगी कि हाँ भाई इस पे कोई खरीदने जा रहा है। और अगर कोई मौके पे कब्जा होगा, वो दबंग आदमी है या अनऑक्युपाइड अनअथराइज ऑक्यूपेंट है, तो वो जरूर हस्तक्षेप करेगा। आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन किसी और के कब्जे में है या हिस्सेदारी में है, दूसरे भाई का हिस्सा है। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं जब आप डिमार्केशन कराने जाते हैं तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि ज़मीन रिकॉर्ड पर आपके नाम है, वो ज़मीन वो मार्गेज रखी हुई है, बंधक जिसको हमारे कहते हैं, बिल्कुल। लोन ले बिल्कुल। रखा है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो तहसील है, संबंधित तहसील, उस तहसील में वेंडर के यहाँ एक फॉर्म आता है जिसको हम तो बोलचाल में 12 साला फार्म बोलते हैं। जी। उस फार्म में उस संबंधित प्लाट नंबर, खसरा नंबर, पूरी जो उस ज़मीन की पर्टिकुलर्स हैं उनको आप भर करके जो भी तहसील है, संबंधित तहसील के उप रजिस्ट्रार के यहाँ आप दे देंगे। उसकी कुछ न्यूनतम फीस होती है जी। और फिर वो उस ज़मीन का 12 साल का पूरा रिकॉर्ड की 12 साल इस पर अभी तक किसी और क्या के बात नाम है। है जी। और इस पर लोन है कि नहीं है, ये सारी जो भी वस्तुस्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी और आपको वो दे दी जाएगी। अच्छा वकील साहब, आपने ये जो 12 साल वाला फॉर्म बताया है कि आपको रजिस्ट्रार के पास जाना है, उप रजिस्ट्रार के पास वो फॉर्म भरा जिसकी शुल्क है कुछ, उसके बाद आपको पता चल जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है, उसने उस पर लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कुछ मान लिया कि 5 लाख का लोन लिया हुआ जी है, जी तो क्या इसकी सूचना उप रजिस्ट्रार के पास जमा होती है पहले जी। से। जमीन जहाँ पर भी स्थित होती है, जी। जब मार्गेज करने आप जाते हैं तो मार्गेज का रजिस्ट्रेशन होता है। और अब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार ये मस्ट है कि अगर प्रॉपर्टी 100 रुपये से अधिक है जी। प्रॉपर्टी का मूल्य, तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
तो जब आप कोई संपत्ति मार्गेज करते हैं, उसके बदले लोन लेते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। यानी कि बैंक भी ये इन्फॉर्मेशन देता होगा। हाँ, नहीं वो रजिस्टर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर प्लाट का उल्लेख होगा आपसे। वो जो सेल डीड का पेपर तो बैंक ले लेता है, लेकिन आपके और उसके बीच में कि अमुक प्रॉपर्टी मैंने इनको मार्गेज किया है, उसके बदले हम इतना लोन ले रहे हैं, ये टर्म एंड कंडीशन एक डीड बनती है, मार्गेज डीड। वो जाकर के उसी संबंधित तहसील जहां आपकी वो स्थित है लैंड, पर्टिकुलर लैंड या फ्लैट, उस तहसील में ही वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको जब जानकारी मांगी जाएगी तो वही ज़मीन के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं, तो अगर सेल डीड भी मिल जाएगी, हाँ पहले कौन कौन लोग इसमें बेचे और ख़रीदे गए हैं, कितनी बार बेची गई, या इस पर लोन भी लिया गया है, तो वो सारी जानकारी। इसके अलावा थोड़ा सा मैं यहाँ पर और जोड़ दूँ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो रजिस्ट्री और स्टैम्प डिपार्टमेंट है, बिल्कुल। हाँ उसकी अधिकृत वेबसाइट है, उस पर अब लगभग 2017 के बाद की जितनी रजिस्ट्री हुई है वो सारी जानकारियाँ ऑनलाइन हैं। वो पर्टिकुलर आप जिससे आप खरीद रहे हैं उसका नाम पूछेंगे और प्लॉट नंबर, उसका पूरा डिटेल में हो यानी जो जाओ जी। गुणाक्षण.com जो हाँ .in है, जी जी उस पर जा करके ये हाँ इन्फॉर्मेशन आपको हाँ ले लेनी ले लेना होगी। बिल्कुल, वहाँ जी पर आप पर्टिकुलर भरेंगे तो पूरा डिटेल आपको आ जाता है। जी। ये उसमें जब कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भरा उस जमीन का, तो कुछ खसरा नंबर भी निकलता है, तो लोग हाँ ये समझ नहीं पाते कि खसरा नंबर क्या होता है। आमतौर पर 3 भाषा है, उर्दू में उसे अराजी नंबर बोलते हैं, जी। खसरा नंबर, और उसी को इंग्लिश में प्लाट नंबर कहते अच्छा, हैं। प्लॉट हाँ नंबर है हाँ ये। जी। हाँ, खसरा घर नंबर, और प्लाट नंबर संख्या थोड़ा है। बहुत कानूनी रूप से एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो खसरा और इसमें अंतर आता है, लेकिन जी। आमतौर पर फ्लैट या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए तो तीनों चीज एक ही है। खाता नंबर अलग होता है, एक खाते में कई प्लाट हो सकते हैं, ये मतलब दोनों उस व्यक्ति के नाम पर कई जी। हो सकता जैसे है। आपका एक खाता नंबर है पर्टिकुलर, सपोज दैट कि वो 500 स्क्वायर वर्ग मीटर है, अब उसमें आपने छोटे छोटे प्लाट कर दिए हैं और उसको जब बेच देंगे अमुक ABCD को, फिर वो प्लाट उनके नाम होगा। तो यानी खाता जो है वो बड़ा सर्किल है और प्लाट उसके छोटे छोटे यानी कि सब खाता पार्ट्स। अक्सर जब कोई जाता होगा तो ब्रोकर का हाँ खाता नंबर होता जी है। जी हाँ एक बड़ा प्लॉट बड़ा उन्होंने हाँ ले रखा है, हाँ जी कई जी हाँ इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स उन्होंने हम बनाए हुए बनाए हैं। जी। हुए जी। इसमें कोई धोखाधड़ी की गुंजाइश तो नहीं होती वकील साहब? सपोज कि हमने ऑनलाइन, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपने रजिस्ट्री करवा ली, फिर कोई और दावेदार आ जाता है और उनको लगता है कि, या फिर धमकी देते हैं कि आप ज़मीन आप छोड़ दें, कुछ ऐसा हो। आम अब जो जानकारी है काफ़ी अपडेट किया जा रहा है और अपडेट हैं ऑनलाइन भी, लेकिन फिर भी एक लैटिन में कहावत है जहाँ से कॉमन लॉ का विकास हुआ कि कैबियट इम्प्रेटर, कैबियट इम्प्रेटर की बायस बिवेयर, यानी खरीदार जो है वो सचेत रहे। खरीदार सचेत रहने से यही तात्पर्य है कि हर समय ये पूरी लायबिलिटी खरीदार की होगी कि जो अपरेंटली जो एरर्स हैं, जो प्रत्यक्ष गलतियां या त्रुटियां एक सामान्य प्रूडेंस वाला समझदार आदमी समझ सकता है, यह दायित्व कानून ही उस पर आरोपित करता है कि ये उसकी लायबिलिटी होगी। ज़मीन जब वो खरीद रहा हो तो वो उसके सारे इफ एंड बट को देख ले। तो एक तो आपने ऑनलाइन देख लिया, लेकिन अपने को मुतमईन करने के लिए जो मैंने कहा 12 शाला, वो संबंधित तहसील जहाँ भी ज़मीन स्थित है, हर ज़मीन कोई ना कोई तहसील में ही होगी, तो उस जुरिस्डिक्शन, उस क्षेत्राधिकार वाली तहसील में जा कर के जब आप 12 साला निकालेंगे तो उसमें सारे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे कि अब तक पहले इसके पहले और बेची। कितना समय लगता होगा रमेश जी 12 साला फॉर्म भरकर इन्फॉर्मेशन आमतौर पर निकलवाने तो में? अब दूसरे दिन दे देते हैं। दूसरे दिन। मान जी। लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशंस है या कोई भी प्रॉब्लम है, इंटरनेट, अब तो ज़्यादातर रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गई हैं, तो और बायोमेट्रिक, थंब इम्प्रेशन, सारी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं, तो बहुत अब गलतियाँ गुंजाइश नहीं रह गई है। जी जी। लेकिन फिर भी ये आपकी जानकारी है क्योंकि अपनी गाढ़ी कमाई आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जब सावधानी की बात चली है तो मैं इसी समय जोड़ देता हूँ कि मैंने जैसा बताया कि 4-5 कानूनों का इस्तेमाल एक साथ होता है किसी ज़मीन पर। जी। हम अभी 3 कानून की बात ऐसे ही कर लिए, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। इसके अलावा जब शहर महानगरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने फ्लैट भी बेचते हैं, प्लॉट भी बेचते हैं, जैसे इलाहाबाद या प्रयागराज विकास प्राधिकरण ये होगा। अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 के तहत इनका गठन होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग महानगरों में अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं, लेकिन ये मूल एक्ट है, ये अर्बन प्लानिंग एक्ट। इनका उद्देश्य ही ये है कि शहरों का जो विकास हो वो सुगठित और सुव्यवस्थित हो और उनमें
अर्बन प्लानिंग एक्ट में जो पूरा इंतज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण रूप से यही है कि जब आप ज़मीन खरीदें, ये भी ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि वहाँ से मैप सैंक्शन है कि नहीं सैंक्शन है। सपोज़ दैट प्राइवेट डेवलपर से आप ले रहे हैं, तब भी उसको संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी से सेक्शन कराना होता है मैप का, वहाँ से अनुमोदन प्राप्त करना होता इसका है। मतलब कि ऐसी ज़मीन लें जहाँ पे आप ढंग का घर बना सकें। जी बिल्कुल। और इसके लिए उस ज़िले या फिर शहर का जो प्राधिकरण है जो आप कह रहे हैं, वहाँ भी आपको एक जांच पड़ताल, यानी हाँ, 2 जगह से जांच पड़ताल जाँच बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, बिल्कुल। एक रजिस्ट्रार ऑफिस से और एक प्राधिकरण से। प्राधिकरण से जानकारी करने से ये होगा कि प्राधिकरण का सेक्शन 27A स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसे प्राधिकरण 2 तरह की योजनाएं शहरों के विकास के लिए चलाता है। एक को जोनल प्लान कहते हैं और एक होता है अर्बन प्लान, कि कहाँ उद्योग लगेंगे, कहाँ पर रिहायशी इलाके होंगे। ये अगर उसके कंट्रावेंशंस में कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो वो प्राधिकरण को ये अधिकार होगा और उसको ये डिमोलिश कर स सकती है। हाँ। अच्छा रमेश जी, ये भी एक कुछ लोगों ने कहा, जिन लोगों ने ज़मीन खरीदा वो कहते हैं कि भाई आप अगर और इत्मीनान करना चाहते हैं तो ठीक है, आपके पास कैश रखा हुआ है कि अगर कोई 10 लाख की ज़मीन ले रहा है, 20 लाख की, 30 लाख की, जितने भी आपके पास वो कैश रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कुछ लोन बैंक से लें ताकि बैंक भी एक वेरीफाई कर लेता है। हाँ बिल्कुल क्या ये बिल्कुल सच है? नहीं, बिल्कुल सच है इसमें, क्योंकि हाँ बैंक जब आपको लोन देता है जी। तो संबंधित ज़मीन के बारे में वो भी पूरी जानकारी, उनके अपने काउंसिल होते हैं उनके थ्रू, क्योंकि वो इंश्योर होना चाहते हैं कि कि हम जो एश्योरेंस पैसा लगा हाँ रहे लगा हैं। रहे हैं वो व्यर्थ ना चला जाए और पैसे की रिकवरी हो सके, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा मैं इसी कड़ी में ये बात जी। और बता दूं कि एक तो 2 चीज़ें हो गई, तीसरी रेरा एक अथॉरिटी है, वो भी बिल्कुल। रियल इस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ये 2016 में जाके एक हमारे पार्लियामेंट ने कानून बनाया, खास तौर से जब बड़ी संख्या में जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके द्वारा बहुत धांधली, और जैसा अभी आपने चर्चा में भी कहा कि अमुक कट ऑफ डेट दी गई, फिर पता लगा कि आपको फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दिया ही नहीं गया, हाँ, बिल्कुल। और पैसा आपसे ले लिया गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो ये रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बनाया गया, उसके तहत हर स्टेट में एक रेरा बनाया गया है। वो रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, जिसमें ये मस्ट है कि कोई भी प्राइवेट डेवलपर्स होगा तो उसको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना खुद का, और जिस ज़मीन का वो डेवलप कर रहा है उसके बारे में सारी जो औपचारिकताएं हैं उसने पूरी कर लिया है कि नहीं। यदि उसने नहीं पूरी किया है तो वो ज़मीन डेवलप नहीं कर सकता है। और इस संबंध में भी आप जानकारी ले लें कि आप जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, क्या रेरा के तहत वो ब्रोकर, वो स्टेट डेवलपर दर्ज रजिस्टर्ड है कि नहीं? नहीं है। जी। और इसके अलावा जो रेरा के नॉर्म्स हैं, जैसे अगर कॉलोनी है तो उसमें 1/3 ग्रीन एरिया होनी चाहिए, वो सड़क से कितनी दूर होना चाहिए। इसका मतलब कुछ रिसर्च तो कर ही लें और बहुत हड़बड़ी ना दिखाएं ज़मीन हाँ, ये खरीदने में। बिल्कुल संपत्ति का मामला है इसमें, जिससे कहते हैं ना, विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करें। तो हाँ। आपका हो सकता है कई बार ब्लड रिलेशन और इस तरह के लोग जी जी जी। दोस्त यार भी धोखा हाँ देते हैं, तो इसलिए बिल्कुल। अपनी आंखों पर ही भरोसा करें और खुद समझने की कोशिश करें। रोड चौड़ीकरण के लिए जैसे होता है कि 100 मीटर तक आप अलग अलग सड़कों के हिसाब से वो तय हुआ कि इसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें कि वो जो जहाँ पर ज़मीन स्थित है, ये भी महत्वपूर्ण है कि वो जो रोड है वो स्टेट हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है या नेशनल हाईवे है, फिर उसकी कुछ सीमा होती है, उसके अंदर तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि जब वो चौड़ीकरण होगा तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा। तो इसलिए ये भी यानी ध्यान थोड़ा रखें। ध्यान रख लें, कुछ रिसर्च कर लें, पढ़ लें, तब जी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। एडवोकेट रमेश कुमार जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों को इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी दी है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।